मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में अभी तक जिस 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक के जो है 5वां चैप्टर आपका चल रहा है। पार्ट 1 आपका आ चुका है, पार्ट 2 जो है आज आप देखेंगे। और जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों ने अपने परिचितों को नहीं भेजा है उनको शेयर कर दें, जिससे कि वो भी 10th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसके चैप्टर को देख सकें, पढ़ सकें। तो ठीक है, हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम पढ़ रहे थे खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो खनिजों में जो हमारा चल रहा था चैप्टर 5 जो है खनिजों में हम चल रहे थे, तो उसमें पढ़ रहे थे हम लौह इस्पात के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? लौह इस्पात। लौह इस्पात कौन कौन से हैं तो उनके बारे में पढ़ रहे थे। लौह इस्पात मैंने लोहे के जो आपको 4 प्रकार बताए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। उसमें हम बात कर रहे थे पेटियों के बारे में। तो पेटियां भी हमने पढ़ ली थी, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। उड़ीसा झारखंड की पेटी थी। ठीक है, पहली पेटी हमने पढ़ी थी उड़ीसा झारखंड की, ये पीछे वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे। दूसरा आपने दुर्ग बस्तर चंद्रपुर की पेटी, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर वाला जो भाग है वो पेटी आपने पढ़ी। इसके बाद आपने बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, इस वाले क्षेत्र में भी आपके जो है ये बेल्ट पाई जाती है, तुमकुर। इसके बाद महाराष्ट्र गोवा पेटी, महाराष्ट्र और गोवा पीटी है, महाराष्ट्र में भी है और गोवा वाले क्षेत्र में, गोवा में कच्चा लोहा जो है लोहा मिलता है। ये मुख्य जो है आपने क्षेत्र पढ़े। जो महाराष्ट्र राज्य में रत्नगिरी में जो है मुख्य क्षेत्र से देखें, गोवा तथा महाराष्ट्र में रत्नगिरी है। यहाँ रत्नगिरी पर जो है मुख्य रूप से लोहे का निष्कासन किया जाता है रत्नगिरी में। ठीक है, गोवा में निकाला जाता है। गोवा तो वैसे भी छोटा सा राज्य है। ठीक है, आगे देखें इसमें। तो अगला जो खनिज आता है वो आता है मैग्नीज। कौन सा आता है? मैग्नीज। कौन सा खनिज? मैग्नीज खनिज। ठीक है, अब मैग्नीज खनिज जो है मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहे में जो है, लोहे के साथ मैग्नीज को मिला दीजिए, लोहे के साथ मैग्नीज को मिला दीजिए, आपका इस्पात बन करके तैयार हो जाएगा, जिस पर जंग नहीं लगता है, चमकदार होता है। ठीक है, इसमें 10% 1 टन इस्पात बनाने के लिए, जैसे 1 टन इस्पात बनाना है, क्या बनाना है? 1 टन इस्पात बनाना है, तो 1 टन बनाना है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखें इसमें। मैग्नीज की बात कर रहे हैं। भारत के नक्शे में जो है मुख्य रूप से आपके जो धातुएं जो कौन कौन सी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इस मानचित्र के माध्यम से आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ इसमें आगे। ये भारत मानचित्र देख लें, कल्पित भारत मानचित्र बना रहा हूं मैं। आप ये हो गया तुम्हारा भारत, ये लो भाई, दिखाई दे रहा है, ये भारत बन गया। इस भारत में जो है अजमेर वाला क्षेत्र है। अब इस अजमेर में आपके अभ्रक, अजमेर और ब्यावर जो है, यहाँ पर आपके अभ्रक मिलता है। बुक के आप देखेंगे तो स्टार है। यहाँ अजमेर में आपके, राजस्थान के अजमेर में आपके क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। तो अभ्रक देख लेते हैं। अभ्रक जो है यहाँ पर गया, बिहार में गया, बोध गया। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हजारीबाग स्थान है, यहाँ पर भी आपके क्या है? अभ्रक मिलता है। यहाँ नल्लोर, तमिलनाडु में नल्लोर जगह है, यहाँ पर भी अभ्रक मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखें लोअस्क, देखें लोअस्क के लिए देखो, यहाँ तो ये केरल वाला ये वाला हिस्सा, गोवा का ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ और झारखंड, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल हजारीबाग, और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ मुख्य रूप से आपके लोह खनन किया जाता है, लोअस्क निकाला जाता है। जैसे दुर्ग है, बस्तर है, चिकमंगलूर है, केंद्रमुख है, बेल्लारी है, तुमकुर है, ये कुछ नाम है जो आप पढ़ेंगे। गोवा है। ठीक है,
आगे देखिए इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे तो कौन कौन से स्थान आते हैं। तो इसमें मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। मैग्नीज आपको देखो यहाँ पर एक जगह है शिवमंग, ठीक है। और भी आपके देखो यहाँ पे बालाघाट और नागपुर है। नागपुर यहाँ पर, नागपुर और यहाँ पर बालाघाट और नागपुर यहाँ पर आपके मिलता है, ठीक है। यहाँ केंद्रमुख एक जगह है उड़ीसा में, तो यहाँ पर आपके ये मिलता है। लो वयस्क निर्यातक जो थे क्षेत्र है, यहाँ देखें पारदीप बंदरगाह है, पारदीप निर्यात होता है यहाँ से। यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह है उड़ीसा, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यहाँ पर भी आपके निर्यात होता है। यहाँ मैंगलोर, यहाँ पर गोवा, ये लौह इस्पात निर्यात के सही पतन है, ये गोवा और यहाँ मैंगलोर, ठीक है। आगे देखें इसमें इसी नक्शे में, और आगे आपका जो नक्शा दिया गया है उसको भी यही देख लेते हैं, फिर आपको आगे नक्शे में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेल पाइपलाइन दिया गया है आपके। तेल पाइपलाइन जो है, तेल पाइपलाइन देखो यहाँ से चलती है। यहाँ पे आपके मुंबई हाई एक जगह है, मुंबई हाई। सर्वाधिक तेल कलन जो है इसी क्षेत्र में किया जाता है, मुंबई हाई से। मुंबई हाई से हजारा, अंकलेश्वर, झाबुआ, विजयपुर होते हुए और ये औरिया और यहाँ से जगदीशपुर चली जाती है। यहाँ से शाहजहांपुर होते हुए आंवला होते हुए शहीदगंज और ये जाती है गुड़गांव से होती हुई पंजाब तक बढ़ा दिया गया है इसे, ठीक है। पाइपलाइन है, ठीक है। इधर से भी एक पाइपलाइन आती है, इधर से भी ये पाइपलाइन जाती है। सिंगरौली कोयला खदान क्षेत्र है, सिंगरौली यहाँ है। तलचर उड़ीसा में कोयला खदान, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। सिंगरेनी कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तलचर उड़ीसा में है। सिंगरेनी और सिंगरौली दो अलग अलग है। सिंगरेनी आपके तमिलनाडु में, सिंगरेनी आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। नवेली को जो कोयला स्थल क्षेत्र है वो आपके यहाँ पर क्या है, मैं क्या भूल गया, आपके केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। ये कौन सा, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, नवेली तमिलनाडु में है, ठीक है। कोयला जो है, कोयला की खाने हैं यहाँ पर। तेल जो है आपके देखो इधर भी निकलता है, राजस्थान में भी निकलता है, इन तटीय क्षेत्रों में भी तेल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, मैग्नीज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, मैग्नीज। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक है, 2001 के अनुसार देखिए उत्पादक 1/3 भाग इसने दिया। अब हम आ जाते हैं अलोह खनिज पर। अब तक जो पढ़ा आपने लौह खनिज पढ़ा, ठीक है। अब अलोह खनिज जिसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है, अलोह खनिज जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलोह खनिज कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे हम, वो करेंगे हम तांबा की। किसकी बात करेंगे, तांबा अलोह खनिज की श्रेणी में आता है। धातु में आता है, धात्विक में आता है, लेकिन अलोह में, लोह और अलोह दो भागों में बांटा गया। तो तांबा जो है मुख्य रूप से एक उत्पादक या तांबे का भंडार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो कार्य हैं उनमें ये मुख्य रूप से कार्य करता है, ठीक है। बिजली के तार, इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह इसमें बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, बालाघाट देश का लगभग 52%। एमपी का जगह है जिसे हम कहें बालाघाट। कौन सा है, बालाघाट। यहाँ देश का 52% तांबा जो है वो निकाला जाता है। आगे इसमें देखें झारखंड, कौन सा राज्य, झारखंड जो राज्य है वहां पर जगह है सिंह भूमि। कौन सी जगह है, सिंह भूमि। झारखंड में जो सिंह भूमि है उस सिंह भूमि से भी रास्ता निकाला जाता है। और मुख्य जो दूसरा राज्य देखें वो है राजस्थान। राजस्थान में आपके खेतड़ी है, सिंघाना है, खेतड़ी जगह है, वहां से मुख्य रूप से तांबा निकाला जाता है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तांबे के बाद जो अगला जो खनिज आता है वो आता है बॉक्साइट। कौन सा आता है, बॉक्साइट भी आप देखें ये अयस्क में आपके एल्यूमिनियम, अयस्क जो है इसका बॉक्साइट एक्स से एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है, अयस्क है बॉक्साइट से, ठीक है। एल्यूमिनियम क्ले और इसमें वो मिश्रित अवस्था में मिलता है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जो महत्वपूर्ण धातु है। और ये शक्ति यानी कि विद्युत के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज उपकरण जो है, हल्के उपकरण बनाने, वस्तु बनाने, बर्तन बनाने में भी, मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट के निक्षेप जो है भारत में मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मेकाल श्रेणी, वहां पर
अमरकंटक का पठार है, मेकाल श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत का जो भाग है। आगे बढ़े तो मेकाल श्रेणी में मुख्य रूप से आपको ये देखने को मिलेंगे बिलासपुर कटनी, बिलासपुर कटनी जो क्षेत्र है वहां पर भी आपके ये बॉक्साइड के भंडार हैं वो मिलते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम देखें तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा, उड़ीसा कौन सा, उड़ीसा जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य है। ठीक है, और इसमें जगह है जो कोरापुट है, कौन सा है, उड़ीसा में कोरापुट जगह है, वहां से सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइड का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम की खोज सम्राट जो नेपोलियन तृतीय हुए थे, अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम के बने हुक व बटन पहना करते थे, सम्राट नेपोलियन। ठीक है, वो एल्युमिनियम से बने हुए हुक वगैरह बटन वगैरह लगवाते थे, बर्तन वगैरह और ये सब बनवाने लगे। उसके बाद अभी आपने पढ़ा था धात्विक खनिज, इसके बाद जो खनिज आते हैं वो आते हैं आपके अधात्विक, अधात्विक, अधात्विक खनिज। कौन से खनिज, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज अभ्रक एक ऐसा खनिज है, अभ्रक को अभी हमने अभ्रक पढ़ा थोड़ी है, बॉक्साइट पढ़ा था, तांबा पढ़ा था, इसमें अधात्विक में पहला जो खनिज पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं अभ्रक। कौन सा पढ़ते हैं, अभ्रक पढ़ेंगे, अभ्रक खनिज। कौन से खनिज, अभ्रक खनिज। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसके परतें कुछ सेंटीमीटर मोटी होती हैं। परतों में पाया जाता है, हरे लाल पीले भूरे रंग का होता है, हरा लाल पीला और भूरा रंग का होता है। ठीक है, सर्वोच्च ये विद्युत के लिए विद्युत का ऊर्जा का हास्य का निम्न गुणांक होता है ये। ठीक है, उच्च वोल्टेज इसमें विद्युत अभ्रक जो होता है विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत रोधी होता है, उच्च द्रव्यमानक होता है, उच्च ताप पर पिघलता है। अभ्रक में निक्षेप छोटा नागपुर में, अभ्रक निक्षेप जो है मुख्य रूप से छोटा नागपुर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, छोटा नागपुर में, पठारी किनारों पर मिल जा है। बिहार और झारखंड में, बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र है उसमें आप देखें तो वहां पर भी ये जो है पाए जाते हैं। बिहार और झारखंड में कोडरमा हजारीबाग पेटी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नल्लोर है, आंध्र प्रदेश में नल्लोर क्षेत्र है, वहां पर भी ये खनिज पाया जाता है। कौन, अभ्रक। ठीक है, अब देखो चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज में अगला जो इसमें खनिज आ रहा है वो आ रहा है चूना पत्थर। कौन सा, चूना पत्थर। आप सभी ने नाम सुना होगा, आप सभी जानते हैं चूना पत्थर क्या होता है। ठीक है, चूना पत्थर आप सभी जानते हैं। चूना, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इंक डाल लेता हूँ। मार्कर बिल्कुल ही वाइट हो गया है, लाइट हो गया है बिल्कुल। ठीक है, चूना पत्थर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, चूना पत्थर। और तरीके ये हो गया इंक, हाँ जी भाई, हम बात कर रहे हैं चूना पत्थर की। जो चूना पत्थर जो होता है आपके, ये मुख्य रूप से जो होता है चूना पत्थर कैल्शियम व कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानें होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानें होती हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है मुख्यतः। दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ दे रहा है। अवसादी चट्टानों में, कहाँ पर, चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टानों में मुख्य रूप से दिखाई या पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखें, इसमें चूना चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में काम में आता है। ये मुख्य इसमें चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग में प्रयोग लिया जाता है। सीमेंट को पीस करके, उसमें चूना पत्थर को पीस करके सीमेंट बनाए। तो आधारभूत कच्चा माल है ये। क्या है ये, आधारभूत कच्चा माल है। खनन का घोतक उद्योग है। ठीक है,
खनन द्वारा, सभी जो खनिज होते हैं वो खनन द्वारा ही निकाले जाते हैं, सीधी सी साधारण सी बात है, खनिज ही है, खनिज पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे इसमें देखें किलर इंडस्ट्री, घातक उद्योग जो कहलाता है ये। तो मुख्य रूप से आप देखें इसमें आगे हम बात करें, चूना पत्थर की बात कर रहे थे। खनन से जोखिम खतरे, जो खनन के बड़े जोखिम है, खतरे हैं, क्योंकि मिट्टी को इधर उधर ले जाए, मिट्टी खोदने या खानों को खोदने, इनमें बड़ी समस्या आती है। और खनिज जो है वो समाप्य, कुछ नवीकरणीय अनवीकरणीय शुरू में ही पढ़ चुके हैं, समाप्य हैं, कुछ असमाप्य हैं। तो खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है। क्या करें? खनिजों का संरक्षण, इसलिए खनन से संबंधित तो पट्टे मिलते हैं, लीज मिलती है, परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, अपनी सहमति से नहीं ले सकते आप। देखा जाता है कि खनन की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। खनिज संसाधनों को सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय ढंग से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुनियोजित व सही ढंग से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, संसाधनों को सुनियोजित व सतत पोषणीय रूप से, वर्तमान में जो लोग हैं उनको भी मिल जाए और भविष्य में आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको भी खनिजों की पूर्ति हो जाए। इस प्रकार से खनिजों का उपयोग होना चाहिए। जैसे कोयला अगर हमने अभी जला दिया, पूर्णतः हमने खत्म कर दिया, तो भविष्य के लिए बचेगा नहीं, तो आने वाली पीढ़ियां उनको मिलेगा नहीं। तो प्रयोग इस प्रकार से हो कि ये आगे आने वाली पीढ़ियों को मिल जाए। तो इसमें आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। कौन से संसाधन पढ़ेंगे? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें मुख्य रूप से आपके कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। मुख्य रूप से सबसे अधिक मात्रा में कोयला है, दूसरा जो है पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम के बाद में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, यानी कि आणविक खनिज, सीधे से कहें आणविक खनिज। ठीक है, मैंने आखे लिख दिया है। तो आणविक खनिज जो है, अब इसमें भी दो प्रकार से बांटे गए हैं, परंपरागत और इसमें आता है एक गैर परंपरागत और गैर परंपरागत, दो प्रकार के खनिज हैं। ठीक है, तो परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। लकड़ी, कोयला, उपले, पेट्रोल, कोयला और गैस, ये मुख्य रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत में हम देखें ज्वारीय ऊर्जा, सौर, भूतापीय, ज्वारीय, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास या बायोगैस आदि बहुत से और साधन हैं। भूतापीय, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा, भूमि जो है अंदरूनी रूप से गर्म है, भूमि ताप से। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार जो होते हैं, ज्वार समुद्रों में ज्वार भाटा उठते हैं, समुद्री लहरें जो होती हैं ज्वार भाटा उठती हैं तो ज्वार कहा जाता है। तो उसके कारण टरबाइन घुमा करके विद्युत बनाई जाती है। बायोगैस, सड़े गले जो पदार्थ हैं सब्जियों में या गोबर हो, उनसे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यकता के अनुसार 70% से अधिक दो साधनों से प्राप्त होती है। ये छोड़े, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़ते हैं, जिनमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं कोयला। भारत में जो कोयला मिलता है वो दो प्रकार से मिलता है, ट्रस्युगीन और गोंडवाना-युगीन। तो दो चट्टानों में मिलता है, गोंडवाना-युगीन कालीन और टर्शियरी। दो चट्टाने हैं, इस बुक में नहीं है आपके, लेकिन दो मुख्य रूप से टर्शियरी और इनमें मिलता है। भारत में कोयला बहुतायत मात्रा में, इसे जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। घरेलू जरूरतों में शुरू में तो भाप के ईंधन चला, उसमें कोयला जो है वो वगैरह उसी से चलाया गया। कोयला ही मुख्य है। कोयले की बड़ी बड़ी खाने हैं, संपीड़न से बना जो है, कोयले जो है संपीड़न से बना तैयार है। कोयले का निर्माण कैसे हुआ? चट्टानों में, यानी कि धरातल पर पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो पृथ्वी के नीचे दब गए, और दबने के बाद में क्या हो गया, ऊपर से परत जो दबती गई, लाती गई, मिट्टी आती गई, उसके कारण में संपीड़न हुआ और अत्यधिक पृथ्वी के ताप के कारण। देखो इसमें ताप कैसे बढ़ता है। पृथ्वी में ऊंचाई पर जाओगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। नीचाई पर जाओगे भूमि के अंदर तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, याद रखना है। 165 ऊपर जाओगे तो घट जाएगा,
132 नीचे आओगे तो तापमान सॉरी यहाँ घट जाएगा और यहाँ नीचे बढ़ जाएगा 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उच्च मात्रा उच्च ताप के कारण यहाँ पर देखो कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं? कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं। लिग्नाइट, बिटुमिन, इससे पहले एंथ्रासाइट किस्म का कोयला जो है एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। लिग्नाइट, फिर बिटुमिन और फिर पीट, ये 4 कोयले के प्रकार हैं। जैसे लोहे के प्रकार 4 थे वैसे कोयले एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन और पीट। आपकी बुक में नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, लिग्नाइट के जो प्रमुख भंडार है तमिलनाडु में नवेली। तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, वहां पर आपके है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, गहराई में दबे हुए मिलते हैं। ठीक है, बिटुमिन कोयला पाया जाता है मुख्य रूप से भारत में सर्वाधिक जो उपयोग में आता है, ताप के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ऊर्जा के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भारत में 2 युगों की है। ठीक है, गोंडवाना युगीन और टर्शियन युगीन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, 55 लाख वर्ष पुराने जो निक्षेप है भारत में मिलते हैं। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा, गोदावरी, सोन, वर्धा, दामोदर, सोन है, वर्धा है, दामोदर है। ठीक है, महानदी है। इन नदियों के नदी घाटी क्षेत्रों में निक्षेपों में कोयले की मात्रा सर्वाधिक रूप से मिलती है। टर्सरी युगीन कोयला जो है अरुणाचल। अब देखो ये कौन सा था? गोंडवाना युगीन। अब देखेंगे टर्सरी युगीन कोयला जो है असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिलता है, जिसका प्रयोग करने से इनका भार घट जाता है और एक बार प्रयोग लेने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। ये तो था आपका कोयला। तो आपने देखा कहाँ कहाँ मिलता है कोयला 2 युगों में, गोंडवाना युगीन और टर्सरी जो है ये तमिलनाडु, गोदावरी, राजस्थान में भी मिलता है। ठीक है, राजस्थान में भी है आपका कुछ भाग। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में टर्सरी युगीन कोयला जो है कम मात्रा में मिलता है। आगे इसमें देखें तो मुख्य रूप से जो अगला खनिज आता है वो आता है आपका प्राकृतिक जो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में होता है। पेट्रोल में आग लगी पड़ी है, आग लगी का मतलब दाम बढ़ रहे हैं बहुत जबरदस्त। ठीक है, 110 रुपए लीटर हो गया है। भारत में कोयले के पश्चात दूसरा जो सबसे उपयोग में आने वाला जो है उसे खनिज तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। इसे खनिज तेल कहा जाता है, जिसमें पहले केरोसिन यूज में लेते थे। केरोसिन भी बहुत ज्यादा यूज लिया जाता था। मशीनों को चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए कच्चे माल के रूप में जो है ये खनिज तेल प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम जो है टर्सरी युग की शैलों में मिलता है। कौन सी? टर्शियरी युगीन चट्टानों में जो है खनिज तेल पाया जाता है। ठीक है, इनकी उम्मीद जो है आप देखें, तेल धारक परत, संदक, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर जो है उन चट्टानों में घुला हुआ मिलता है, उनकी दरारों में मिलता है। भारत में देखो तो मुंबई हाई और गुजरात ये प्रमुख क्षेत्र हैं। गुजरात है, फिर असम है। कौन सा है? असम है। अब कर्नाटक, केरल और ऐसे तटीय क्षेत्रों में और भी राज्यों में होता है गुजरात में अंकलेश्वर है। महाराष्ट्र में मुंबई हाई है, समुद्र अरब सागर में है। असम भारत का सबसे पुराना तेल का क्षेत्र है। डिगबोई नहर कटिया जो क्षेत्र है, ठीक है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, यहाँ नहर कटिया, डिगबोई। ठीक है, आगे देखिए इसमें प्राकृतिक गैस आती है। फिर क्या आता है? तेल के बाद में गैस प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी जो है, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है जो आपके क्या कहते हैं, पोल्यूशन नहीं करती है। बहुत ही कम, ना के बराबर में। कार्बन डाइऑक्साइड से कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस पर्यावरण अनुकूल मानी गई है ये।
कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक रूप से इसके भंडार हैं। कृष्णा और गोदावरी जो नदी है उसमें इसके भंडार, नदी घाटी क्षेत्र में भंडार मिलते हैं इसके, ठीक है, हमारे भारत में। पश्चिमी तट पर भी, पश्चिमी तट है उस तट पर भी गैस के भंडार मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए खंबात की खाड़ी में भी, कहां में, खंबात की खाड़ी में भी जो है वो गैसीय भंडार मिलते हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है, इस अंडमान निकोबार में भी आपके गैस के जो मिलते हैं। गैसीय और तेल के लिए HVJ, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। क्या बनाई गई है? पाइपलाइन का निर्माण किया गया जो तेल और प्राकृतिक गैस को जो है पहुंचाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो ये पाइपलाइन जो है परिवहन का एक माध्यम है, इसे आगे आप पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप देखिए CNG का पढ़ा होगा आपने, CNG नेचुरल संपीड़ित कंप्रेसिव नेचुरल गैस, एक होता है LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो हम CNG यूज करते हैं और घरों में जो हम यूज करते हैं वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं। विद्युत की बात करें तो आप देखें विद्युत उत्पादन जो है इन सभी माध्यमों से विद्युत उत्पादन किया जाता है, इन सभी माध्यमों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बहते जल से किया जाता है, कोयला से किया जाता है, पेट्रोलियम से किया जाता है, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन देखें अब हम, अभी तो हम परंपरागत देख रहे थे, अब गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत में आपके आते हैं सौर ऊर्जा। कौन सा आता है? सौर ऊर्जा। कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा आप सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा सूर्य से जब प्राप्त होती है तो सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है सूर्य से, तो इससे भी हम ऊर्जा बनाते हैं। सौर ऊर्जा के साथ साथ हम देखें पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस बायोमास ऊर्जा है। ये अन्य साधन है। जैविक जो ऊर्जा जिसे कहते हैं बायोगैस बायोमास, ये जैविक ऊर्जा में आती हैं, ठीक है। इन सभी से जो है क्या की जाती है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो आता है परमाणु, क्या आते हैं? परमाणु व आणविक खनिज। कौन से आते हैं? परमाणु व आणविक खनिज। परमाणु आणविक खनिज जो है इनकी संरचना को बदलने से आप देखें इनमें अत्यधिक ऊर्जा, जिसमें हम कुछ उदाहरण देखें, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्यूमिनाइट, ये आदि जो है ऊर्जा खनिज है जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये सब जो है केरल में मिलने वाले मोनोजाइट रेत में थोरियम मिलता है। केरल में मोनोजाइट रेत में मिलता है, रेत में क्या मिलता है? थोरियम मिलता है केरल में सर्वाधिक, ठीक है। भारत में 6 परमाणु संयंत्र भी अवस्थित है जो राज्य में आप देखेंगे इनको। तो सौर ऊर्जा ये उष्णकटिबंधीय देशीय क्षेत्रों में आपके मुख्य रूप से किसमें मिलती है? सौर ऊर्जा जो है मुख्य रूप से आपके देखें तो उष्णकटिबंधीय जो हमारा भारत है उसमें सौर ऊर्जा की बात करें हम, तो अब हम गैर परंपरागत क्षेत्रों में जो आने वाले ऊर्जा के साधन है उसमें बात करेंगे उनके बारे में। तो उसमें सर्वप्रथम जो आती है, हम भारत और हमारा जो क्षेत्र है भारतीय, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। भारत का दक्षिणतम क्षेत्र किसमें आता है? उष्णकटिबंध में। कर्क रेखा के नीचे वाला भाग जो है वो उष्णकटिबंध, ऊपर वाला भाग जो है वो शीत कटिबंध में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा जो है हमारे भारत में मरुस्थल भी है, तो जिसके कारण यहाँ ऊर्जा दिन में ताप जो है वो काफी अधिक प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा जो परिवर्तनीय है, फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। फोटोवोल्टिक क्रिया, ठीक है, फोटोवोल्टाइक द्वारा जो है
धूप जो होती है, सूर्य जो है उसे विद्युत ऊर्जा में, सूर्य से धूप को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है और यूज में लिया जाता है। ठीक है, सीधे सीधे परिवर्तित करके इसको उपयोग में लिया जाता है। आप सभी जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो दूसरी आती है वो आती है आपके पवन ऊर्जा। कौन सी आती है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में आप जानते हैं पवन चक्कियों द्वारा, किसके द्वारा? पवन चक्कियों के माध्यम से जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और हम देखें भारत में इसकी एक विशालतम पेटी है। भारत का जो ये तट है ना, ये बड़ा, यहां से लेके गुजरात और ये राजस्थान वाला, इस तट पर पूरे पर जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। क्या हो सकता है? पवन ऊर्जा। ठीक है, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पूर्व वाला ये वाला तट भी है, तट के किनारे, क्योंकि समुद्र तट पर तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि वहां अवरोध नहीं होता, कोई घर नहीं, मकान नहीं, पेड़ नहीं, तो यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। तो इन तटों पर अगर यहाँ पवन चक्कियां लगा दी जाएं तो विद्युत ऊर्जा जो है पवन से जो है पवन ऊर्जा बनाई जा सकती है। लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण ऊर्जा के फार्म बनाए गए। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इन सब में ही पवन ऊर्जा बनाई जा रही है और बना सकते हैं और ज्यादा। तीसरा आता है बायोगैस। कौन सा आता है? बायोगैस। बायोगैस में आप देखिए बेटा, ये इसमें ग्रामीण जो है झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं के अपशिष्ट, मानव जनित अपशिष्ट जो है, घरेलू अपशिष्ट है, उन सबको इकट्ठा कर करके एक भट्टी में या एक जगह डाल देते हैं, सड़ा गला देते हैं, जिससे क्या होता है? तेल, उपलो और चारकोल आदि को जो इसमें डाल दिया जाता है। और नगर पालिका और सहकारिता रूप में जो है, नगर पालिकाएं वगैरह होती हैं, सहकारी रूप में भी या निजी स्तर पर भी आप बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। गोबर गैस से भी आप ऊर्जा बना सकते हैं, गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गोबर गैस प्लांट भी लगा सकते हैं। ठीक है, गोबर गैस प्लांट भी लगा सकते हैं, जिससे ऊर्जा, इसे बायोमास में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद चौथी आती है आपके, वो आती है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, और ज्वारीय ऊर्जा मुख्यतः जो खाड़ी क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र? खाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक, जैसे खंबात की खाड़ी है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी हो गई, खंबात की खाड़ी हो गई, गुजरात का तटीय क्षेत्र हो गया, डेल्टा, गंगा का डेल्टा जो है आपके बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, गंगा वाला क्षेत्र है, गंगा डेल्टा क्षेत्र, वहां पर ज्वारीय ऊर्जा, क्योंकि ज्वार क्या होता है? पानी तट पर आता है, तो यहाँ पर टरबाइन लगे होते हैं, जब ये टरबाइन घूमते हैं तो उनसे पानी टकराता है, तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। मुख्यतः खंबात की खाड़ी, खंबात, कच्छ और ये गंगा का डेल्टा, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जा रहा है। पांचवी जो है आपके भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मैंने ये बताया, पृथ्वी के नीचे गहराई में 32 मीटर की गहराई पर आप जाएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गहराई में जैसे जैसे जाते हैं, तापमान वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और इसी भाप को प्रयोग कर टरबाइन को चलाने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, भारत में प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है एक हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में योजना है भूतापीय ऊर्जा की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो जगह है, ठीक है, मणिकरण के निकट पार्वती घाटी पे। दूसरी है लद्दाख की पुंगा घाटी में। कहां पर है? लद्दाख की जो पुंगा घाटी है उसमें आपके भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र लगाया जा रहा है। अंतिम जो टॉपिक आता है इसमें, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों का क्या करें? संरक्षण करें। आप स्वाभाविक रूप से आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा संसाधन जो है, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो समाप्य हैं, अनवीकरणीय हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। अगर भविष्य में इसी तरीके से उत्पादन करते रहे या उपयोग करते रहे तो ये नष्ट
हो जाएंगे, तो इसलिए आपको इन सभी संसाधनों का, चाहे ऊर्जा हो चाहे गैर ऊर्जा हो, सभी का क्या करना है, संरक्षण करना है। तभी जाकर आप भविष्य के लिए इन संसाधनों को बचा सकेंगे। बच्चों आगे मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है।